शाम हो गई। वो उस गेस्ट हाउस की छत पर था। उसने वहां से समंदर की दिशा में देखा। क्या वो आएगी? आएगी तो इसी दिशा से आएगी। समंदर तो इधर ही था। उसने देखा कि वहां बहुत से छोटे छोटे नारियल के पेड़ थे। उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, कुछ तो 50 फीट के भी थे। उसने हाथ में थमी शराब की बोतल को देखा और फिर पूरी ताकत से उसे उसी दिशा में स्थित एक पेड़ पर दे मारा। वो उससे टकराई और शराब उस पेड़ का तना भिगो गई। मुझे और बोतलें चाहिए होंगी, वो खुशी से बुदबुदाया। फिर वो नीचे गया और घर से काफी दूर स्थित एक खजूर के पेड़ के पास रुका। वहां से मुड़कर उसने अपने केबिन को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उस खजूर के पेड़ पर निशान लगा दिया। जब रात गहराने लगी तो वो रोमांच से भर उठा। उसे उम्मीद थी कि वो जरूर आएगी। उसे किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना था। होता ये था कि कोई भी औरत सहज ही उससे प्रभावित हो जाती थी और उसकी मुट्ठी में आ जाती थी। जो नहीं होती थी उन्हें वो पैसों के जोर पर अपनी तस्वीर के लिए चुनता था। पैसे देता और उनके शरीर से कपड़े तक अलग करवा लेता। पर इससे उसकी ये भूख शांत नहीं हुई, बल्कि बढ़ती रही। और अब उसे वसुमती चाहिए थी। जानता था यहाँ बात पैसों से नहीं बनेगी, तो जैसे बनेगी वैसे ही सही। और उसे भी वैसे वसुमती नहीं, उसे तो उसकी अंजोरी चाहिए थी। उसने अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनानी शुरू भी कर दी थी। रात हो गई। वो छत पर आया और दूरबीन से समंदर की तरफ देखने लगा। सब शांत ही था, मगर कुछ देर में उसे सुनाई दिया फिर वही धीमा स्वर, वही रहस्यमय डरावना सा संगीत। वो गा रही थी, मतलब वो बाहर आ चुकी थी। वो भी तैयार था। आज फिर चांदनी रात थी और रोशनी में जिस तरह वो चमकती थी, उसे उम्मीद थी कि वो उसे देख पाएगा। काश वो उड़ कर आए। उसे उम्मीद तो थी, तभी उसने कहा था कि वो अपनी छत पर उसका इंतजार करेगा। उसने जो सोच रखा था उसके लिए जरूरी था कि वो उड़ कर आए, और वो आ गई। रात की इस घड़ी लगातार तेज होती इस भयंकर आवाज के साथ वो इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी की भी धड़कनें थम जाती। मगर चैतन्य देव शर्मा उसके लिए तो हर दृश्य एक संभावित चित्र ही था। वो हर बात में कला देखने का आदी था। उस समय उसे देखते हुए उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि उसने कितना सही नाम दिया था उसे, अंजोरी। सच में लग रहा था जैसे चांदनी का एक उजला सा टुकड़ा चांद से आजाद होकर अपनी ही एक अलग उड़ान भर रहा हो। वो नजदीक आ रही थी। उसके वो सफेद पंख साए साए की आवाज करते ऊपर नीचे हो रहे थे। वो बड़े ही डरावने तरीके से उड़ रही थी। जब उसने वो खजूर का पेड़ पार किया जिस पर चैतन्य देव शर्मा ने निशान लगाया था, तो वो थोड़ा चौकन्ना हुआ। उसने नीचे कहीं इशारा किया। नीचे दो लोग खड़े थे और उन्होंने उन नारियल के पेड़ों में आग लगा दी जिन्हें उसने पहले ही शराब से भिगो रखा था, और आग पलक झपकते ही ऊपर तक पहुंच गई। वसुमती के लिए यह बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। इतनी आग ने उसे दहशत से भर दिया। ऊंचाई की वजह से आग उसके करीब पहुंच रही थी। उसने डर से चेहरा ढक लिया और इसी से संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार कान फोड़ू स्वर हुआ और छत पर खड़ा चैतन्य देव शर्मा बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसने छत की रेलिंग पकड़ ली और सामने देखता रह गया, जहां छत पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका था। वो छत तोड़कर नीचे जा गिरी थी। चैतन्य देव शर्मा सोचने लगा। उसने अगले नारियल के पेड़ में उसके लिए जाल बांध रखा था, मगर ठीक है, ये भी चलेगा। मतलब तो उसे हासिल करने से था ना। वो फौरन नीचे पहुंचा। नीचे का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। अब वो एक सामान्य सी औरत थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। आसपास छत से गिरा मलबा पड़ा था और उसके अपने छोटे छोटे सफेद पंख भी जो झड़ गए थे, जो कुछ देर पहले उसके शरीर पर मौजूद बड़े पंखों से निकले थे। बाकी मछली वाले शल्क, रंगीन बाल और विशालकाय पंख गायब हो चुके थे। वो बेहोश हो चुकी थी। उसने कुछ देर उसकी इस मानवीय सुंदरता को भी निहारा,
फिर एक चादर उठाकर उसके ऊपर डाल दी। उसके पीछे वो लोग भी आ गए जिन्होंने उसकी मदद की थी, बाहर नारियल के वृक्ष को आग लगाकर। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी और वो उसे खत्म करने का इरादा रखते थे। उनके लोग भी इस खतरनाक जलपरी का शिकार हुए थे कभी, और वो बदला चाहते थे। मगर चैतन्य देव शर्मा ने उन्हें बताया कि वो मर चुकी है और उसका शरीर दिखा दिया। फिर उसने कहा कि वो और बाहर लगी आग भी बुझा दे। फिर वो अंदर गया और उसे देखा। वसुमती के शरीर से खून बह रहा था, मगर क्यों? सारे अंग तो सलामत थे। उसने देखा खून उसकी पीठ से बह रहा था और फर्श पर फैल रहा था। खैर, पहले इसे रोकना जरूरी था। और फिर वो उसे बांधकर बाहर चला गया। उसने जो किया था, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस बला को कैद कर लिया था। और फिर उसके पांव किसी चीज पर पड़े। उसने नीचे देखा तो उसकी आह निकल गई। वो उसका एक पंख था, पंख जो शायद वसुमती के नीचे गिरने की वजह से उसके शरीर से अलग हो गया था। वो उस पर हाथ फेरने लगा और उसने आंखें बंद कर ली। वो कल्पना करके आनंदित होता रहा कि वो अंजोरी के शरीर पर हाथ फेर रहा था। अब वो कैद थी। उसने उसका एक पैर जंजीर में बांध रखा था। वो सायरन में बदल कर उसे तोड़ सकती थी, मगर चैतन्य देव शर्मा ने उससे कहा कि जिस पल उसने रूप बदला, वो उसके उस पंख को आग लगा देगा जो उसके पास है। अंजोरी उर्फ वसुमती इससे घबरा जाती और भागने की कोशिश नहीं करती। उसे अपना पंख चाहिए था। वो उसके लिए बेहद अनमोल था। उसने अंततः चैतन्य देव शर्मा से पूछा कि वो उससे क्या चाहता है। चैतन्य देव शर्मा ने कहा कि वो बस उसकी तस्वीर बनाना चाहता है। मुझे नफरत है तुमसे, मुझे नफरत है हर मर्द से, वो गहरे रोष में भरकर बोली। और मुझे प्रेम है हर एक औरत से, सबकी अपनी छवि, अपनी कहानी और अपनी तस्वीर। वैसे छत तोड़ने की आदत गई नहीं तुम्हारी? वो बोला। अंजोरी उसे घूरती रही। वो बाहर जाना चाहती थी। लहराते समंदर और तेज हवाओं की आवाजें, पक्षियों और सरसराते पत्तों का स्वर उसे अपनी तरफ आकर्षित करता था। वो छत की तरफ देखती। टूट चुकी थी वो, जिससे धूप उस पर पड़ती थी, और रात की चांदनी भी। वो वहां से भागने की सोचती और उसे कुछ याद आ जाता। जब वो जिंदा थी तब भी तो वो अपनी छत तोड़कर ही बाहर निकली थी, और न जाने क्यों वो टूटी हुई छत उसके मन में एक अजीब सी दहशत भर देती। वो कभी इस बस्ती की आम लड़की हुआ करती थी जो खुद को खास समझती थी। उसके सपने बाकियों से जरा ऊंचे थे। उसे खुला आसमान चाहिए था। वो उड़ना चाहती थी, और उसे पता ही नहीं चला उसने कब अपनी छत तोड़ दी। उस युवक की चाह में हद से आगे बढ़ गई, मगर वो तो उसका कभी था ही नहीं, और इस तरह उसे पाने की उसकी वो इच्छा भी चिलचिलाती धूप भरा अंतहीन आकाश बनकर रह गई। चैतन्य देव शर्मा उसे देखता। उसे उसकी कहानी मालूम थी, और कलाकार तो वो था ही। वो उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था। बस इतना काफी था। इस सोच के साथ चैतन्य देव शर्मा ने एक खाली कैनवास स्टैंड पर लगाया और उस पर चित्र उकेरना शुरू किया। टूटी छत, वही जो सामने नजर आ रही थी, जिसके नीचे वो बैठी अपने घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। उसके आसपास मलबे बिखरे पड़े थे, उस छत के जिसे उसने खुद ही तोड़ा था, और थोड़े से वो पंख भी जो इस बात की याद दिलाते थे कि वो कभी उड़ सकती थी। आखिर उसकी अपनी कहानी भी तो यही थी ना। उसने उस सफ़ेद चादर को अपने इर्द गिर्द लपेट रखा था, मगर अब चैतन्य देव शर्मा को उसके शरीर से ज्यादा प्रेरणा उसकी कहानी और इस दृश्य से मिल रही थी। उसे बनाते हुए ही उसने इसका शीर्षक भी सोच लिया था, टूटी छत। एक सौदा करते हैं, एक दिन चैतन्य देव शर्मा ने कहा, और उसने अंजोरी के पैर में बंधी जंजीर खोल दी। अंजोरी उसे देखने लगी। वो अब भी उससे नफरत ही करती थी, मगर कुछ और भी महसूस कर पा रही थी वो उसके प्रति।
बेशक वो एक नीच और घटिया किस्म का इंसान था, मगर साथ ही एक बेजोड़ कलाकार भी था। उसने उसकी कहानी उसी के सामने रख दी थी, उस चित्र में। वो चित्र जिसमें उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी, पर वो चित्र कहाँ, वो तो एक ऐसा आईना था जिसे जो लड़की देखती उसमें अपनी खुद की शक्ल देख पाती। क्या अकेले वो वसुमती भर की कहानी थी? मुझे इस जगह की मरम्मत करवानी होगी, इतनी टूट फूट हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना, वो बोला, और वसुमती उसे देखती रही। तुम जाओ, जब सारे मजदूर यहाँ से चले जाएंगे तब आना, तुम्हें तुम्हारा पंख मिल जाएगा, वो बोला। मगर वसुमती आश्वस्त नहीं हुई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आए और वो उस पर झपटी। आओ, मार दो मुझे, फिर तो तुम्हारा पंख तुम्हें जरूर मिल जाएगा डियर, वो हंसता हुआ बोला, और वो रुक गई। महीने भर बाद फिर अंजोरी रात होगी, तुम मुझसे मिलने आओगी ना अंजोरी? उसकी आंखों में फिर गुलाबी डोरे तैर गए। अंजोरी उर्फ वसुमती मुड़ी और घर के बाहर चल दी। चैतन्य देव शर्मा ने उसके पीछे गया। वो जा रही थी समंदर की शोर मचाती लहरों के बीच। अपने शरीर से उसने वो चादर अलग कर दी और वो समंदर की अनंत गहराइयों में विलीन हो गई। कबीर ने आंखें खोल दी। कबीर! दर्शित जल्दी से उसके पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। तुम ठीक तो हो? तुम बेहोश हो गए थे और मैं डर गया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अब कैसा लग रहा है? वो जल्दी से बोला और उसके बगल में बैठ गया। कबीर सूनी आंखों से हर तरफ देखता रहा। उसे समझने में थोड़ा समय लग गया कि फिलहाल वो अपने होटल के कमरे में था, वहीं जहां वो दोनों ठहरे हुए थे। जब वो बेहोश था तो दर्शित उसे यहाँ ले आया था। उस माहौल में ढलने में उसे थोड़ा समय लगा। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि वो 100 साल पीछे उसी गेस्ट हाउस में रहता हो और एक कामयाब चित्रकार हो। उसने कमरे की छत की तरफ देखा तो उसे हैरानी हुई कि ये टूटी हुई क्यों नहीं है। मतलब अभी अभी सब कितना जीवंत लग रहा था। उसने देखा था सब कुछ और सब समझ आ गया था उसे कि तब जो हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कबीर एक झटके से उठा और खुद पर से कंबल परे फेंक कर बाथरूम की तरफ लपका। कबीर उसे देखता रहा। फिर अंदर से आवाज आने लगी। कबीर उल्टियां कर रहा था। कुछ देर बाद बाहर चेहरे को एक तौलिए से पोंछता हुआ वो आया। उसके पैर अब भी कांप रहे थे। कबीर तुम ठीक तो हो? हम डॉक्टर के पास चले? दर्शित फिर चिंता से बोला। कबीर निढाल सा बिस्तर पर पड़ गया। मैं ठीक हूँ दर्शित, और सब देखा मैंने, कबीर बोला। दर्शित को अच्छा नहीं लगा। उसकी आवाज भी कमजोर सी थी। क्या देखा? उसने पूछा। चैतन्य देव शर्मा, वो पेंटिंग, वो सायरन, और कबीर ने सर थाम लिया। तुमने सपना देखा? दर्शित उलझन से बोला। कबीर सोचने लगा। हाँ, सब कुछ सपने जैसा ही तो था, मगर पूरी तरह सपना भी नहीं था। अब उसे मालूम था कि जो साया उसने उस गेस्ट हाउस के खंडहर में देखा था वो किसका था। वो चैतन्य देव शर्मा ही था, और चैतन्य देव शर्मा ने ही उसे वो सब दिखाया था। शायद वो उसकी रूह ही थी जिसने कुछ देर को उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया था ताकि उसे ये सब दिखा सके। मगर इतना आसान भी नहीं था किसी रूह के साथ 100 सालों का सफ़र तय करके लौटना। तभी कबीर खुद को कुछ बीमार महसूस कर रहा था। कबीर, दर्शित फिर बोला। कबीर ने जैसे तैसे खुद को संभाला, गहरी सांस ली और थोड़ा पानी पिया। वो सायरन, वो हमारे बीच ही है, कबीर बोला। क्या? हाँ, चैतन्य देव शर्मा ने उस पेंटिंग में जिस लड़की को रोते हुए दिखाया है वो असल में शायरन वसुमती ही है। तुम्हें कैसे? ये मत पूछो दर्शित, बस इतना समझ लो, मुझे पता है। चैतन्य देव शर्मा ने उसे कैद कर लिया था और उसे देखते हुए ही वो पेंटिंग बनाई थी, कबीर याद करता हुआ बोला। कोई सायरन जैसी खतरनाक चीज को कैद भी कर सकता है? दर्शित अविश्वास से बोला। वो घायल हो गई थी। चैतन्य देव शर्मा ने ही उसे आग की लपटों से डराया था।
वो संतुलन खोकर उसी गेस्ट हाउस की छत पर गिरी थी। तभी वो छत टूटी और साथ ही वसुमती का एक पंख भी। कबीर बोला। यह सुनकर दर्शित कुछ देर उसे घूरता रहा। अब सर पकड़ने की बारी उसकी थी। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ? कबीर उसे देखने लगा। मतलब बचपन में मैं जिस सायरन से मिला था वो यही वसुमती थी। कभी उसका भी एक पंख गायब था और जब मैंने उसके दूसरे पंख पर अटैक किया तो वो घबरा भी गई थी। दर्शित बोला। कबीर को याद आया कि उस नकली एकांक ने भी उसे यही कहानी सुनाई थी। उसने भी यही बताया था कि उस सायरन का बस एक ही पंख था। साले कमीने, कबीर बोला। क्या क्या किया मैंने? दर्शित जल्दी से बोला। तुम नहीं, वो चैतन्य देव शर्मा। उसने कहा था वसुमती से कि वो उसे उसका टूटा हुआ पंख लौटा देगा, मगर नहीं लौटाया। तुम्हारा बचपन वाला किस्सा तो बहुत बाद में हुआ ना। उसके तो बहुत पहले की घटना है ये। मतलब आज भी उसके पास एक ही पंख है। कबीर बोला। हाँ, मगर वो है कहाँ? और कबीर, मुझे बचपन में वो जिस बीच पर मिली थी वो पटमंजरी तो नहीं था। वो तो यहाँ से बहुत दूर था। दर्शित बोला। और कबीर को कुछ याद आया। वो याद आते ही उसे जोर का झटका लगा। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? दर्शित ने पूछा। भाई मेरे, वो कहीं भी जा सकती है। कबीर पगलाए स्वर में बोला। वो नॉर्मल लड़की की तरह भी दिख सकती है। फिलहाल वो हमारे शहर में है, पार्टी करती है, कार ड्राइव करती है, होटलों में, शॉपिंग, क्लब, ब्यूटी सैलून, सब जगह जाती है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अंजोरी, वही सायरन है। चैतन्य देव शर्मा ने ही उसे यह नाम दिया था। वो अब भी उसी का दिया नाम लिए घूम रही है। कबीर बोला। एक मिनट, अंजोरी? ये तो वही लड़की है ना जिसने पुलिस कंप्लेन की थी कि उस पेंटिंग को बदनाम किया जा रहा है। दर्शित बोला और कबीर सोच में पड़ गया। हाँ, अंजोरी को चिढ़ थी इस बात से कि लोग उस पेंटिंग पर उंगली उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी तस्वीर थी। तस्वीर क्या, उसकी अपनी कहानी थी। और फिर वो निर्दोष भी तो थी। जैसा कि बाद में नैना ने कबीर को फोन पर बताया कि यह सारा कांड एक गिरोह का था। कोई पेंटिंग नहीं, कोई सायरन नहीं। उस पेंटिंग को बाकायदा प्लांट करके कोई अपना काम कर रहा था। तो अंजोरी का गुस्सा होना और उस पेंटिंग के हक में आवाज उठाना समझ आता था। कबीर, बस नामंजूरी होने से नहीं दर्शित, मैंने उसकी शक्ल भी देखी है, बस अभी अभी। ये वही है। अब वो आम इंसानों के बीच रह रही है। और कबीर को कुछ याद आया और वो घबरा उठा। अंजोरी नियति की दोस्त थी और वो अक्सर साथ रहते थे। अब ये जानने के बाद कि वो असल में कौन है, कबीर नियति के लिए चिंतित हो उठा। मेरा मोबाइल कहाँ है? जल्दी दो, वो दर्शित से बोला। दर्शित ने अपने जैकेट की जेब में हाथ डाला और कबीर का मोबाइल निकाल कर उसे दे दिया। मैंने इसे ऑफ कर दिया था, बार बार नैना को फोन आ रहा था, उसने बताया। और कबीर थोड़ा चौंक पड़ा। नैना का फोन? सब खैरियत तो है ना? मगर फिलहाल उसे नियति को अंजोरी के बारे में आगाह करना था। उसने नियति को फोन लगाया। हेलो नियति, तुम ठीक तो हो? हैं? इतनी रात के ये पूछने को फोन किया है? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अंजोरी से लास्ट कब मिली थी? क्यों कबीर, तुम ये कैसी? अरे बताओ ना, कबीर चीखा। नियति ने फोन पकड़े पकड़े ही अपने बगल में नजर डाली। अंजोरी उसके साथ ही थी और फिलहाल अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। वो दोनों सोने जा रहे थे। आज वो नियति के घर पर रुकी थी। कबीर, वो मेरे साथ ही है, नियति दबे स्वर में बोली और बिस्तर से उठ गई। क्या? यार तुम अब भी उससे? कबीर बुरी तरह चौंक पड़ा। वो दोस्त है मेरी कबीर, थोड़ा ऊंच नीच तो हर जगह चलता है, इतने से दोस्ती थोड़ी ना टूट जाती है। नियति अब किचन में आ गई थी। नियति, वो नहीं है जो नजर आ रही है। वो बस भी करो कबीर, उसने सॉरी। अरे भाड़ में गया सॉरी, वही सायरन है, वो पेंटिंग उसकी ही है, कबीर बोला। नियति को एक पल लगे समझने में कि वो क्या कह रहा था और फिर वो बुरी तरह चिढ़ गई। कबीर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बोले जा रहे?
नियति बोलते हुए रुक गई जब उसकी नज़र सामने किचन की खिड़की पर पड़ी। उसके पीछे अंजोरी खड़ी थी और इस वक्त वो इतनी डरावनी लग रही थी कि नियति का फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। वो झट से पीछे मुड़ी। अंजोरी उससे मुश्किल से 2-3 फीट ही दूर खड़ी थी और सीधा उसे ही देखे जा रही थी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बस उसकी आंखों का रंग नीला बैंगनी हो चुका था। नियति अब भी उसे देख रही थी और डर के मारे फ्रिज से चिपक गई थी। नीचे गिरे हुए उसके मोबाइल से अब भी कबीर की आवाज़ आ रही थी। हेलो, हेलो नियति, नियति तुम ठीक हो? अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।